हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा क्लास जो है मेटल नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले हमने पूरे के पूरे 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है मेटल और नॉन मेटल का। लेकिन अगर हम बात करें अकरेंस ऑफ मेटल के अकॉर्डिंग तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब उनके रिएक्शन करने के क्षमता के आधार पर मेटल कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला मोस्ट रिएक्टिव होता है, जिसका कि रिएक्शन करने का क्षमता सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरा होता है लो रिएक्टिव, मतलब जिसका कि रिएक्शन करने का क्षमता बहुत बहुत कम होता है। और तीसरा क्या होता है? मीडियम रिएक्टिव, या फिर हमें कहना चाहिए मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब उसका रिएक्शन करने का क्षमता ना ही तो सबसे ज्यादा होता है ना ही तो सबसे कम होता है। इसके बाद हमने क्या देखा था? हम देखे थे स्टेप जो कि इन्वॉल्व होता है मेटलर्जी के प्रोसेस में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दौरान वो सारे स्टेप क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेप हमने कितना देखा था? 5 स्टेप हमने वहां पे देखा था। सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले आता था ग्राइंडिंग ऑफ ओर, दूसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा आता है कन्वर्जन ऑफ ओर, चौथा आता है रिडक्शन ऑफ ओर, और पांचवा क्या आता है? रिफाइनिंग, या फिर हमें कहना चाहिए प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर कहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। जो रिडक्शन ऑफ ओर था इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व था। पहला था रोस्टिंग और दूसरा था आपका कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का प्रोसेस किसके लिए यूज करते थे? हम यूज करते थे सल्फाइड ओर के लिए, जबकि कैल्सिनेशन का प्रोसेस किसके लिए यूज करते थे? हम यूज करते थे कार्बोनेट ओर के लिए। ठीक है। कैल्सिनेशन के प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं? ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रोस्टिंग के दौरान हम क्या करते हैं? हम ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने एक फ्लो चार्ट भी देखा था, और लेक्चर के अंत में हम गैंग के बारे में थोड़ा सा देखे थे। गैंग क्या होता है? कोई भी इंप्यूरिटी जो कि ओर के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आज का जो हमारा अकरेंस ऑफ मेटल का लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन। किसका एक्सट्रैक्शन देखेंगे? लो रिएक्टिव मेटल का। किसका एक्सट्रैक्शन देखेंगे? लो रिएक्टिव मेटल का। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। यहां पे लो रिएक्टिव मेटल्स के अंदर क्या आएगा? यहाँ पे हम मेनली 2 मेटल का एक्सट्रैक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मरकरी का, Hg का, और हम किसका देखेंगे? कॉपर का देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आइए सबसे पहले देखते हैं मरकरी का। सबसे पहले किसका देख लेते हैं? मरकरी का। हम देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी देख लेते हैं। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। अब अगर हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है, या फिर हमें कहना चाहिए अगर हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी करना है, तो हमें कोई ना कोई और चाहिए। किसका? मरकरी का। कहीं पर भी कोई भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, किसी भी मेटल को सेपरेट करना है, तो हम कहां से बाहर निकालेंगे? ओर से बाहर निकालेंगे। कहां से? ओर से बाहर निकालेंगे। उसी तरह से अगर हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी भी करना है, तो हमें क्या चाहिए? एक ओर चाहिए। क्या चाहिए? ओर चाहिए। यहाँ पे ओर के रूप में हम किसका यूज करते हैं? सिनेबर का यूज करते हैं। किसका? सिनेबर का। सिनेबर का आपसे फार्मूला पूछ सकता है, क्या होता है? HgS होता है। क्या होता है? HgS होता है। यहाँ पे HgS के अंदर आप देख सकते हैं सल्फर प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हेयर सल्फर इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, इसका मतलब कैसा ओर हो गया? सल्फाइड ओर हो गया। कौन सा ओर हो गया? सल्फाइड ओर हो गया। एक बार फिर से, कहीं पर भी अगर हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है तो हमें ओर चाहिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी करना है, तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए? ओर चाहिए। ओर के रूप में यहाँ पे हमने क्या लिया? सिनेबर लिया है। सिनेबर का फार्मूला HgS होता है। यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, मतलब ये कैसा ओर है? सल्फाइड ओर है। अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है, तो सबसे पहले उसे किसमें कन्वर्ट करना होगा? ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ अगर हमारे पास सल्फाइड ओर होता है, उसे ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस लगाते हैं। कौन सा प्रोसेस? रोस्टिंग प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है। here for the conversion of sulfide ore into oxide form we use रोस्टिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रोस्टिंग प्रोसेस लगाते हैं। कौन सा प्रोसेस लगाते हैं? रोस्टिंग प्रोसेस लगाते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं? हम हीट करेंगे किसको? सल्फाइड ओर को
in presence of oxygen. Here we hit the sulfide ore in presence of oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को हिट करते हैं। चलिए कर लेते हैं। ये आपका HGS है, इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया, हीटिंग कर दिया। हीटिंग का सिंबल ये वाला होता है, डेल्टा वाला सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे रोस्टिंग किया तो हमें क्या मिला, जो आपका सल्फाइड ओर था वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब हमें मिला HgO। क्या मिल गया, HgO मिल गया। और इधर कौन सा गैस रिलीज हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इधर रिलीज हो गया। बात आता है कि यहाँ पर जो हमारा HGS है वो कौन से फॉर्म में होता है, वो बेचारा सॉलिड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, सॉलिड वाले फॉर्म में होता है। पूछेगा HGS कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। इधर जो आपका HgO मिला है वो भी कौन से स्टेट में, सॉलिड के स्टेट में रहता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में करना होता है रिडक्शन ऑफ ओर। क्या करना होता है, रिडक्शन ऑफ ओर। रिडक्शन ऑफ ओर में क्या होता है, रिमूवल होता है किसका, ऑक्सीजन का। किसका रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, रिडक्शन ऑफ ओर। क्या करना होता है, रिडक्शन ऑफ ओर। इस स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यहां पर देखिए जो आपका मरकरी का ऑक्साइड मिला है इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किसी तरह से अगर इस ऑक्सीजन को यहां से सेपरेट कर लिया जाए, हटा लिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, मरकरी मिलेगा। क्या मिलेगा, मरकरी मिलेगा। और इसको हटाते हैं। हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपका मरकरी का ऑक्साइड मिला है इसको हीट करो। इसको क्या कर दो, हीट कर दो। यहाँ पे हम कौन सा स्टेप लगा रहे हैं, रिडक्शन स्टेप। कौन सा, रिडक्शन करना चाह रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना चाह रहे हैं। जैसे ऐसे करेंगे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मरकरी मिल जाएगा लिक्विड स्टेट में। और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। देखिए सबसे पहले जो हमने ओर लिया था वो सल्फाइड के फॉर्म में था। रोस्टिंग प्रोसेस हमने लगाया, लगाने के बाद जो आपका सल्फाइड का ओर था वो कौन से फॉर्म में आ गया, ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया। इसके बाद इस ऑक्साइड के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसे रिमूव करना है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। मतलब इस मरकरी के ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है। रिडक्शन का प्रोसेस हमने लगाया। कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस हमने लगाया। और फाइनली हमें क्या मिल गया, मरकरी मिल गया लिक्विड वाले स्टेट में, और ऑक्सीजन गैस क्या हो गया, रिलीज हो गया। यहाँ पर जो आपको मरकरी मिला है इसके अंदर अब भी कुछ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट रह सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। मतलब ये जो मरकरी मिला है ये 99.99% तक, या फिर हमें कहना चाहिए 100% तक प्योर नहीं है। Here some impurities can be present। यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ impurities present रह सकता है। That means here obtained mercury, जो मरकरी हमें मिला है, that means here obtained mercury is not 99.99% pure. For 99.99% pure mercury, we need to refine them। 99.99% तक अगर हमें प्योर मरकरी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसे रिफाइन करना होगा। रिफाइन देम। एंड हेयर फॉर रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन we use distillation process। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये था आपका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। कहां से, सिनेबर से, सल्फाइड वाले ओर से। जो मरकरी हमें अंत में मिला था उसके अंदर भी कुछ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट रह सकता है। मतलब ये पूरा का पूरा 100%
या फिर हमें कहना चाहिए 99.99% तक प्योर नहीं है। इसे 99.99% तक प्योर बनाने के लिए हमें इसे रिफाइन करना होगा, इसे प्यूरिफाई करना होगा। यहाँ पे रिफाइनिंग प्रोसेस के रूप में या फिर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस के रूप में हम किसका यूज करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस का। कौन सा प्रोसेस का? डिस्टिलेशन प्रोसेस का। यहाँ तक नोट करिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी में। आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लो। थोड़ा सा हम कपड़ा भिंगा लेते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इंक क्या होता है ना, पूरा तरह से बोर्ड में सट जाता है एकदम। हो गया, चलिए। इसके बाद हमें देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। क्या देखना है? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर देखना है। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, हेडिंग लगाना, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। जिस तरह से हमने मरकरी का एक्सट्रैक्शन देखा, उसी तरह से किसका एक्सट्रैक्शन देखना है? कॉपर का भी एक्सट्रैक्शन हमें देखना है। जब हमें कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? ओर चाहिए। ओर के रूप में यहाँ पे हम क्या लेते हैं? कॉपर ग्लैंस लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? कॉपर ग्लैंस लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Cu2s होता है। क्या होता है? Cu2s। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या कंटेन है? सल्फर। here sulfur is present, here sulfur is present। क्या प्रेजेंट है बाबू? सल्फर प्रेजेंट। मतलब ये भी कैसा ओर है? सल्फाइड ओर। कौन सा ओर है? सल्फाइड ओर है। कौन सा ओर है? सल्फाइड ओर है। अगर ये सल्फाइड ओर है तो यहाँ पर भी हमें कौन सा स्टेप लगाना होगा? रोस्टिंग का स्टेप लगाना होगा, ताकि ये सल्फाइड ओर को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। here also we apply लिखना, we apply roasting process so that we can convert the sulfide ore into ऑक्साइड ore। ठीक है, ये जो आपका रोस्टिंग का प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं? हीट करते हैं। किसको? सल्फाइड के ओर को। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ड्यूरिंग रोस्टिंग we heat the sulfide ore in presence of ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। यहाँ पर हमने ओर के रूप में क्या लिया? कॉपर ग्लैंस लिया। फार्मूला क्या होता है? Cu2s होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। मतलब ये भी कैसा ओर है? सल्फाइड ओर है। अगर ये सल्फाइड ओर है तो यहाँ पे हमें किसका अप्लाई करना होगा? रोस्टिंग प्रोसेस का अप्लाई करना होगा, ताकि इस सल्फाइड ओर को सल्फाइड ओर से ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट किया जा सके। पूछेगा रोस्टिंग प्रोसेस क्या करता है? कुछ नहीं करता है, सल्फाइड वाले ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देता है। रोस्टिंग के दौरान हम करते हैं क्या? सल्फाइड ओर को हीट करते हैं। सल्फाइड ओर को क्या करते हैं? हीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। चलो हिट कर लो, सॉरी Hg लिख रहे हैं, Cu2s ना होगा। Cu2s को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना है? हिट करना है। हीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हीटिंग का सिंबल डेल्टा होता है। ठीक है, Cu2s को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं। प्रोसेस यहाँ पे क्या किया जा रहा है? रोस्टिंग किया जा रहा है। ठीक है, हमें क्या मिलेगा?
Cu2O मिलेगा। क्या मिलेगा? Cu2O मिलेगा। आप देख सकते हैं जो और पहले सल्फाइड के फॉर्म में था वो किस में चला गया? ऑक्साइड के फॉर्म में चला गया। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या रिलीज होगा? ये सल्फर, ये ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, जो कि एटमॉस्फेयर में क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद ये समझ लो पहला स्टेप। इसके बाद यहां पर भी अप्लाई करना होता है रिडक्शन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन का प्रोसेस। मतलब यहां पर भी क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। आप देख सकते हैं अगर इस Cu2O में से, मतलब कॉपर के ऑक्साइड में से, अगर इस ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? कॉपर मिल जाएगा। इसके बाद क्या लगाना है? रिडक्शन प्रोसेस। REDUCTM, रिडक्शन ऑफ वर्क करना है। यहां पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहां पे रिमूवल करने के लिए कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा कॉपर का ऑक्साइड है इसका रिएक्शन करवा दीजिए कॉपर के सल्फाइड के साथ। किसके साथ? कॉपर के सल्फाइड के साथ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। आपको क्या मिल जाएगा इतना करने के बाद? इतना करने के बाद आपको मिल जाएगा कॉपर। क्या मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर भी क्या करना होता है? थोड़ा सा हीट कर देना होता है, ऐसे करके। हीट का सिंबल डेल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। साथ ही साथ ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के फिर से क्या रिलीज करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज कर देगा। यहाँ पर ही वही बात आता है, जो कॉपर हमें मिला है, जो कॉपर हमें मिला है, इसके अंदर अब भी कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रह सकता है। मतलब ये अभी पूरे के पूरे 100% या फिर हमें कहना चाहिए 99.99% तक प्योर नहीं है। इसे 99.99% तक प्योर बनाने के लिए हमें इसके ऊपर रिफाइनिंग का प्रोसेस करना होगा, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करना होगा। और यहाँ पे रिफाइनिंग के प्रोसेस के रूप में हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। चलो लिखते चलते हैं। Here this copper can contain some impurities, that means this copper is not 99.99% प्योर। ये कॉपर 99.99% तक प्योर नहीं है। For 99.99% pure copper, we need to refine them, and here for refining we use इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कौन सा रिफाइनिंग का यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। एक बार जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो जाए, किसका? कॉपर का। यहाँ जो कॉपर मिला सॉलिड स्टेट में मिला है। एक बार यहाँ पर जो कॉपर मिला है उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर लेंगे तो फाइनली जो हमें अब कॉपर मिलेगा रिफाइनिंग के बाद, वो 99.99% तक, या फिर हमें कहना चाहिए लगभग 100% तक क्या होगा? प्योर होगा। बात आता है सर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है? वैसा रिफाइनिंग का प्रोसेस जो इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हो, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हो, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। लिख देते हैं। Those refining process which occurs in उसका तो ऊपर लिखते हैं, नीचे कट सकते हैं। which occurs in presence of electricity or current
इलेक्ट्रिसिटी और करंट कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दो रिफाइनिंग प्रोसेस विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट। वैसा रिफाइनिंग का प्रोसेस जो किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में इससे ज्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में और हमने कौन सा लिया है, कॉपर ग्लैंस लिया है। फार्मूला क्या होता है, Cu2S होता है, सल्फर कंटेनिंग है, इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, सल्फाइड ओर कह सकते हैं। जिस भी ओर के अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा उसे क्या कहते हैं, सल्फाइड ओर कहते हैं। यहाँ पर जो आपका Cu2S है, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे भी हम क्या कह सकते हैं, सल्फाइड ओर कह सकते हैं। ये क्योंकि ओर तुम्हारा सल्फाइड वाला है, इसीलिए सबसे पहले रोस्टिंग प्रोसेस लगाए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, फाइनली हमें क्या मिला, कॉपर। लेकिन ये कॉपर के अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट था। इसे काफी ज्यादा शुद्ध बनाने के लिए, 99.99% तक प्योर बनाने के लिए हम यहाँ पे रिफाइनिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। रिफाइनिंग के रूप में कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमें किसका एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ दोज मेटल्स which is present in the middle of the reactivity or activity series of metals. That means here we study about extraction of medium or moderate reactive metals। इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ा था किसका, लो रिएक्टिव मेटल्स का। अब हमें किसका एक्सट्रैक्शन देखना है, अब हमें उन मेटल का एक्सट्रैक्शन देखना है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर या फिर मेटल का जो एक्टिविटी सीरीज है इसके अंदर वो बीच में प्रेजेंट हो। कहां प्रेजेंट हो, बीच में प्रेजेंट हो। आप लोग को पढ़ाया गया था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें 3 लेयर हमने बनाया था। जो सबसे ऊपर का मेटल था वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो सबसे नीचे का मेटल था वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, और जो बीच में मेटल होता है उसका रिएक्शन करने का क्षमता कैसा होता है, मीडियम में होता है। उसे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के नाम से भी जानते हैं। जो सबसे ऊपर है उसका रिएक्शन करने का क्षमता सबसे ज्यादा, और जो सबसे नीचे है उसका रिएक्शन करने का क्षमता सबसे कम, और जो बीच में है उसका रिएक्शन करने का क्षमता ना ही तो सबसे ज्यादा ना ही तो सबसे कम। उस मेटल को क्या कहते हैं, मीडियम या फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के नाम से जानते हैं। इसी का एक्सट्रैक्शन हमें क्या करना है, स्टडी करना है। यहाँ पे बात आता है कि कौन कौन सा मेटल हमें मिल सकता है। हमें मिल सकता है आयरन Fe, हमें मिल सकता है जिंक, हमें मिल सकता है कॉपर, हमें मिल सकता है लेड, ETC। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये सभी के सभी कैसे मेटल है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, या फिर हमें कहना चाहिए मीडियम रिएक्टिव मेटल है।
ये सभी के सभी मेटल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बीच में, ना है तो सबसे ऊपर ना है तो सबसे नीचे। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन वास्तविक में पढ़ना किसका है? हमें एक्सट्रैक्शन पढ़ना होता है जिंक का। किसका बाबू? जिंक का। हेडिंग लगाना एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। किसका एक्सट्रैक्शन पढ़ना है? जिंक का। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn होता है। क्या होता है? Zn होता है। आगे लिखते हैं, बढ़िया से लिखते हैं। यहीं पे आगे कहाँ लिखेंगे? जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn होता है। ये भी तुम्हारा मेटल है, इसका भी एक्सट्रैक्शन करना तो हमें क्या चाहिए? ओर चाहिए। ओर के रूप में यहाँ पे हम क्या लेते हैं? जिंक ब्लेंड लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक ब्लेंड लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? ZnS होता है। क्या होता है बाबू? ZnS होता है, जिंक सल्फाइड। ठीक है। एक्सट्रैक्शन करना है जिंक का, हमें एक ओर चाहिए। हमने ओर के रूप में क्या ले लिया? ब्लेंड ले लिया, जिंक ब्लेंड। क्या लिए हैं? जिंक ब्लेंड। फार्मूला क्या होता है? ZnS होता है। क्या होता है? ZnS होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। हियर सल्फर इज प्रेजेंट। यहाँ क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। मतलब ये कैसा ओर है? सल्फाइड ओर है। कैसा ओर है? सल्फाइड ओर है। अगर ये सल्फाइड ओर है तो इसे ऑक्साइड के फॉर्म में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। कौन सा प्रोसेस अप्लाई करके? रोस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करके। हियर ऑल्सो फॉर द conversion of sulfide ore into oxide ore we apply रोस्टिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? रोस्टिंग प्रोसेस यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? रोस्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? जो हमारा सल्फाइड वाला ओर है उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीट करना शुरू कर देते हैं। जो आपका ZnS है इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं। हीटिंग का सिंबल डेल्टा। हीटिंग करना हमने इसको शुरू कर दिया। हीटिंग करना शुरू कर दिया। प्रोसेस हमने क्या किया है? यहाँ पे रोस्टिंग किया है। कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? रोस्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? जिंक का ऑक्साइड मिलेगा। आप देख सकते हैं जो सल्फाइड ओर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इसके बाद हमें कौन सा स्टेप अप्लाई करना होता है? इसके बाद हमें अप्लाई करना होता है रिडक्शन का स्पेस। कौन सा? रिडक्शन का स्टेप। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये समझ लो तुम्हारा पहला स्टेप रोस्टिंग का कंप्लीट हो गया। दूसरा हमें क्या करना है? रिडक्शन ऑफ ओर करना है। क्या करना है? रिडक्शन ऑफ ओर करना है। क्या करना है? रिडक्शन ऑफ ओर करना है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ओर में क्या होता है? रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे रिडक्शन करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। here for reduction we need a reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन करवा दे उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। या फिर कोई वैसा एजेंट जो किसी दूसरे केमिकल स्पेसिस से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिडक्शन करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दे परफॉर्म द रिडक्शन प्रोसेस। दे परफॉर्म द रिडक्शन प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करता है? रिडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? या फिर कह सकते हैं दे हैव टेंडेंसी टू रिमूव द ऑक्सीजन। ऐसे लिखते हैं
ऑक्सीजन फ्रॉम एनी अदर केमिकल स्पेसिस। साथ ही साथ ये और क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सबसे पहला काम रिडक्शन का प्रोसेस करवाएगा, या फिर कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और क्या कर सकता है, किसी दूसरे केमिकल स्पेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वहां से सेपरेट कर लेगा, वहां से रिमूव करवा देगा। तीसरा, किसी दूसरे केमिकल स्पेसिस के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा। और दे हैव टेंडेंसी to add the hydrogen to any other chemical species। एक बार फिर से, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाता है, रिडक्शन का प्रोसेस करवाता है। रिडक्शन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, या तो किसी केमिकल स्पेसिस से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया जाता है, या फिर किसी केमिकल स्पेसिस के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। मतलब कोई पूछे रिड्यूसिंग एजेंट करता है क्या, किसी केमिकल स्पेसिस से ऑक्सीजन को या तो हटा देगा, या तो किसी केमिकल स्पेसिस में ऑक्सीजन को लगा देगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, एक बार फिर से, किसी केमिकल स्पेसिस से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, या फिर किसी केमिकल स्पेसिस में हाइड्रोजन को ऐड कर देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं। हियर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वी यूज कार्बन। हम लोग किसका यूज करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं, जो कौन से फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में आना चाहिए। कौन से फॉर्म में, कार्बन सॉलिड, ऐसे लिख देते हैं कार्बन सॉलिड। या फिर कह सकते हैं कोक लेते हैं। क्या लेते हैं, कोक लेते हैं। आपका बुक में कोई भी ले सकता है, कार्बन सॉलिड भी कोक भी, दोनों बात एक ही है। इसी रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात आता है रिड्यूसिंग एजेंट जब आएगा तो करेगा क्या, समझिएगा। जो आपका जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने रिड्यूस कर दिया, किससे, कार्बन से। SOL का मतलब सॉलिड, या फिर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कोक ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब रिमूवल करना चाह रहे हैं। किसका, ऑक्सीजन का। किसका रिमूवल करना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन का। यहाँ पे हम लोग रिमूवल करना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब ये कार्बन क्या करेगा, किसी केमिकल स्पेसिस से ऑक्सीजन को हटा देगा। मतलब कार्बन क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाएगा। क्या करेगा, हटाएगा। और फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। और इधर कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका कार्बन है वो किसकी तरह बिहेव किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। या फिर पूछेगा यहाँ पे कोक किसकी तरह बिहेव किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज और बताते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट में RA ऐसे भी लिखा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट को। ठीक है, यहाँ पे चाहेंगे तो आप थोड़ा सा हिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। हाँ, हमें क्या मिलेगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी जो आपको जिंक मिला है, जो हमें जिंक ऑब्टेन हुआ है, इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रह सकता है। क्या रह सकता है, कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रह सकता है। मतलब ये अभी 99.99% तक, या फिर हमें कहना चाहिए 100% तक प्योर नहीं है। इसे 100% प्योर बनाने के लिए हम कौन सा स्टेप अप्लाई करते हैं, रिफाइनिंग का स्टेप अप्लाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन का स्टेप अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर भी रिफाइनिंग के स्टेप के रूप में हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। ऊपर का नोट करिएगा, ऊपर का मिटाते हैं थोड़ा सा। हो गया, चलो। चलिए,
here also the obtained copper is not 99.99% pure. That means here some impurities can be present, and for 99.99% pure copper we apply refining process. And here also we use electrolytic refining. कोई दिक्कत है यहाँ तक ना? इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर भी जो कॉपर मिला है, सॉरी यहाँ पर भी जो आपको जिंक मिला है, ऊपर कॉपर लिख दिया ना, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जिंक होगा। कॉपर पीछे का याद रह गया था। जिंक is not 99.99% pure. That means here some impurities can be present, and for 99.99% pure zinc होगा यहाँ पे zinc. We apply refining process and here also we use electrolytic refining. यहाँ पर जो हमें जिंक मिला है ये 100% प्योर नहीं है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इसे 99.99% तक या फिर हमें कहना चाहिए 100% प्योर बनाने के लिए रिफाइनिंग का प्रोसेस लगाना होगा। और यहाँ पे रिफाइनिंग के प्रोसेस के रूप में हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें फिर से एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ही देखना है, लेकिन इस बार हम कार्बोनेट का ओर लेंगे। कौन सा ओर, कार्बोनेट का ओर लेंगे, मजा आएगा। सल्फाइड का ओर तो देखे ही बहुत बार, एक बार जरा कार्बोनेट को भी देख लेते हैं। चलिए समझिएगा। चलिए दूसरा हम फिर से क्या देखने जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। फिर से एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक देखने जा रहे हैं, मतलब हमें फिर से क्या चाहिए, ओर चाहिए। इस बार ओर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, कैलामाइन का। किसका यूज करते हैं, कैलामाइन का। ओर के रूप में क्या लेते हैं, कैलामाइन। कैलामाइन का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3, सॉरी ZnCO3 होगा ना। ये सब यूज आएगा। आप लोग को क्या लग रहा है, CaCO3 हम ऐसे थोड़ी लिख दिए, कुछ इससे भी समझाना है, वही याद रह गया था। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक करना है। ओर के रूप में हमने क्या लिया है, कैलामाइन। कैलामाइन का फार्मूला क्या होता है, ZnCO3। कौन सा, ZnCO3 होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हियर कार्बोनेट इज प्रेजेंट, हियर कार्बोनेट इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, that means this is a कार्बोनेट ओर। कौन सा ओर है, कार्बोनेट ओर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। अब अगर ये तुम्हारा कार्बोनेट ओर है तो इसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑक्साइड वाले ओर में कन्वर्ट करना होगा। और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस लगाते हैं, हम लगाते हैं कैल्सिनेशन। कौन सा प्रोसेस, कैल्सिनेशन प्रोसेस लगाते हैं। Here for the conversion of carbonate ore into oxide ore,
वी अप्लाई या फिर लिख सकते हैं, अरे नहीं तो वी अप्लाई या फिर क्या लिख सकते हैं, और यूज कैल्सिनेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कैल्सिनेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस we heat the carbonate ore in absence of oxygen, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करना है? हीट कर देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या कर देना है? हीट कर देना है। चलो हीट कर देते हैं। ZnCO3 को हमने क्या कर दिया? हीट किया। कैसे हीट किया? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट किया। फाइनली हमें क्या मिला? जिंक का ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया? जिंक का ऑक्साइड मिल गया। और यहाँ से रिलीज क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कार्बोनेट वाला ओर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह का रिएक्शन हम लोगों ने और भी पहले देखा था। अब देखो यूज आता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, जो यहाँ पे लिख दिया था ना वही वाला। जो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है इससे भी हम क्या करते थे? पहले हिट करते थे। पीछे का जो भी आप लेसन पढ़ के आए, चैप्टर पढ़ के आए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें ये वाला रिएक्शन आता है। ठीक है, जब का कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसे भी जब हम हिट करते तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम का ऑक्साइड मिलता है। और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। इस तरह का रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ करके आए हैं। क्या ये रिएक्शन जैसा है वैसा ही रिएक्शन आपका जिंक का है कि नहीं है? देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है। इसे भी हमने हिट किया, इसे भी हमने हिट किया। यहाँ पर क्या मिला? जिंक ऑक्साइड मिला। यहाँ पे क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ था, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। मतलब ये दोनों के दोनों रिएक्शन सिमिलर है। कैसा है? सिमिलर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इतना करने के बाद जो तुम्हारा पहला स्टेप है कैल्सिनेशन का वो कंप्लीट हो गया। दूसरा यहाँ पर भी क्या करना होता है? रिडक्शन ऑफ ओर करना होता है। रिडक्शन ऑफ ओर करना होता है। यहाँ पर रिडक्शन ऑफ ओर में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। O2 का क्या होता है? रिमूवल होता है। और जिस तरह से पिछला बार जब हम जिंक का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे जिंक सल्फाइड का यूज करके, वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन का यूज किए थे कि नहीं किए थे? उसी तरह से यहाँ पर जब हमने जिंक कार्बोनेट को एज ए ओर यूज किया है तो यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम किसका यूज करेंगे? कार्बन का यूज करेंगे। एक बार फिर से जिंक सल्फाइड से जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक कर रहे थे वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमने किसका यूज किया था? कार्बन का यूज किया था, हमने कोक का यूज किया था। उसी तरह से जिंक कार्बोनेट से भी जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक करेंगे तो यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कार्बन का, या फिर हमें कहना चाहिए कोक का। Here also we use कार्बन, जो कि कौन से फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में रहेगा। या फिर कह सकते हैं कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से एजेंट के रूप में? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका हम लोग यूज करेंगे। चलो कर लेते हैं। तुम्हारा जिंक ऑक्साइड है, इधर से कार्बन आ गया सॉलिड वाले फॉर्म में, SOL का मतलब सॉलिड, या फिर कह सकते हैं कोक ले लो यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही है। कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं हम यहाँ पे? रिडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं। कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं। रिडक्शन का प्रोसेस करेंगे तो होगा क्या? ऑक्सीजन रिमूव होगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिमूव होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा। हमें क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे चाहेंगे तो थोड़ा सा हीट भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा सॉलिड स्टेट में। और यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा? यहाँ से रिलीज होगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड से हमने जिंक को क्या कर लिया है? सेपरेट कर लिया है। क्या कर लिया है बाबू? सेपरेट कर लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आपका जिंक मिला है ये भी 100% तक प्योर नहीं है, 99.99% तक प्योर नहीं है।
इसे भी 99.99% तक प्योर बनाने के लिए यहाँ पर भी रिफाइनिंग का स्टेप लगाना होगा, और यहाँ पर भी रिफाइनिंग के स्टेप के रूप में हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। ठीक है, हियर ऑल्सो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। गलती से लिख दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये जिंक है, ये इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहता है। हियर ऑल्सो सम impurities can be present, and for 99.99% pure zinc we apply electrolytic refining. We apply the process of, लिखना, we apply the process of electrolytic रिफाइनिंग। इस तरह से आपका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक खत्म हुआ, जिंक सल्फाइड का यूज करके भी और जिंक कार्बोनेट का यूज करके भी। इससे ज्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में आपके सिलेबस में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखो कुछ पॉइंट और बताते हैं, वो बताएंगे तब समझ में आएगा कि हाँ सर अभी तो देखिए ऐसा ही तो हो रहा है। ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। चलिए समझिएगा, यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्शन देखा किसका, मीडियम रिएक्टिव मेटल का, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का। हमने यहाँ पे किसका एक्सट्रैक्शन देखा, जिंक का। जिंक का एक्सट्रैक्शन किससे किए थे, सल्फाइड वाले ओर से भी और कार्बोनेट वाले ओर से भी। यहाँ पे हमने जिंक का एक्सट्रैक्शन किया दोनों तरह के ओर का यूज करके, सल्फाइड का भी और कार्बोनेट वाले ओर का यूज करके भी। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मीडियम रिएक्टिव मेटल है या फिर हमारा जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, इसका जो ओर होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। लिख सकते हैं the ores of medium or moderate reactive metals can be, the ores of medium and moderate reactive metals can be present in form of both sulfide and carbonate. That means they have sulfide ore as well as कार्बोनेट ओर। अगर यहाँ पे सल्फाइड ओर भी एग्जिस्ट करेगा और कार्बोनेट ओर भी एग्जिस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इन्हें ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें रोस्टिंग प्रोसेस का भी अप्लाई करना होगा, और कार्बोनेट वाले को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस का भी अप्लाई करना होगा। एक बार फिर से, जो तुम्हारा मीडियम रिएक्टिव मेटल होता है इसका ओर सल्फाइड के फॉर्म में भी रहता है और कार्बोनेट के फॉर्म में भी रहता है। अगर इसका ओर सल्फाइड के फॉर्म में भी है और कार्बोनेट के फॉर्म में भी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग अप्लाई किया जाएगा,
और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस का अप्लाई किया जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? मतलब मीडियम रिएक्टिव मेटल के केस में दोनों तरह का मेथड यूज हो जाता है, रोस्टिंग वाला भी और कैल्सिनेशन वाला भी यूज हो जाता है। हियर in case of medium reactive metals, both types of pores are present and hence we use both process, that is roasting as well as calcination for their conversion in form of ऑक्साइड और। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ पे दोनों तरह का और एग्जिस्ट करता है, सल्फाइड वाला भी और कार्बोनेट वाला भी। यहाँ पे दोनों तरह का और एग्जिस्ट करता है, सल्फाइड वाला भी और कार्बोनेट वाला भी। इसीलिए यहाँ पे हमें दोनों तरह का प्रोसेस अप्लाई करना होगा, रोस्टिंग भी और कैल्सिनेशन भी, ताकि उन्हें ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जा सके। इतना इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो आगे चलते हैं, पूरा मिटाते हैं इस बार। इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद कुछ अच्छा चीज देखना है। इसके बाद देखिए क्या देखना है। अभी तक हमने ऊपर जितना भी रिएक्शन देखा, वहां पे जो भी रिडक्शन का प्रोसेस किया हमने कार्बन का यूज करके, मतलब ऊपर का जो भी रिएक्शन था उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमने किसका यूज किया? कार्बन का यूज किया। लेकिन बात आता है कि क्या मेटलर्जिकल ऑपरेशन के दौरान, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दौरान केवल कार्बन को ही एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा सकता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम कुछ रिएक्टिव मेटल्स का भी यूज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। लिखिएगा here in above reaction we use carbon solid or coke as a reducing agent during the process of metallurgical operation or EXTRAC or extraction of metals, but instead of, मतलब कार्बन के अलावा, but instead of कार्बन, मतलब कार्बन के अलावा, but instead of कार्बन और कोक we can also use some other reactive metals. We use some other reactive metals in form of
इन फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम कुछ और भी दूसरे रिएक्टिव मेटल का यूज कर सकते हैं फॉर रिडक्शन। किसके लिए? रिडक्शन के लिए। वो सब मेटल कौन कौन होगा ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे रिड्यूसिंग एजेंट डेट इज कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? डेट इज हम ले सकते हैं एल्युमिनियम। क्या ले सकते हैं? एल्युमिनियम, सिंबल Al हो गया। हम और क्या ले सकते हैं? सोडियम ले सकते हैं, सिंबल क्या हो गया? Na हो गया। हम और क्या ले सकते हैं? कैल्शियम ले सकते हैं, सिंबल क्या हो गया? Ca हो गया। ETC कर लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक ऊपर का जितना भी हमने रिएक्शन देखा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमने किसका यूज किया था? कार्बन का यूज किया था, ठीक है। लेकिन बात आता है कि क्या मेटलर्जिकल ऑपरेशन के दौरान, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दौरान हम केवल कार्बन को ही एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? नहीं, हम कार्बन के अलावा कुछ और भी एक्टिव मेटल या फिर हमें कहना चाहिए रिएक्टिव मेटल का यूज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। किसके लिए? फॉर रिडक्शन। किसके लिए? फॉर रिडक्शन। REDUCTN, फॉर रिडक्शन। कौन कौन सा मेटल यूज कर सकते हैं? जैसे यूज कर सकते हैं एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। साथ ही साथ जब हम इन सब रिएक्टिव मेटल्स का यूज करेंगे तो हमें कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड in presence of these metals when we use them as a reducing agent, for reduction process, then we obtain or observe the displacement reaction। बात आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल्स या फिर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। पूछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? those reaction in which more reactive metal displace the less reactive metals। Those reaction in which more reactive metal displace the less reactive metals, then such reaction are known as displacement reaction। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम A ले लेते हैं और इधर क्या है? BC हो गया। ये जो तुम्हारा A यहाँ पे लिए हैं ये मोर रिएक्टिव मेटल है। ये कैसा है? मोर रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पर जो हमने B लिया है ये क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे रिएक्शन के बाद हमने क्या देखा? बन गया AC और B क्या हो गया? अलग हो गया। मतलब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। कहां से? उसके जगह से, और खुद वहां पे एंटर हो गया। सबसे पहले B और C किसमें था? साथ साथ था, ठीक है। लेकिन A जो है ज्यादा रिएक्टिव था किसके तुलना में? B के तुलना में। इसीलिए A ने क्या किया? B को उसके जगह से हटाया और खुद वहां जाकर के बैठ गया। देखो यहाँ पे क्या बन गया? AC और उधर B क्या हो गया? अलग हो गया। एक बार फिर से यहाँ पर जो आपका A है ये मोर रिएक्टिव मेटल है, जबकि जो आपका B है
वो लेस रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पर क्या किया, जो आपका ए है ये अधिक रिएक्टिव होने के कारण कम रिएक्टिव वाले को उसको उसके जगह से हटा दिया। ए जो है मोर रिएक्टिव है, इसने क्या किया, लेस रिएक्टिव मेटल को उसे उसके जगह से हटा दिया और खुद वहां जाकर के बैठ गया और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया, एसी का, और बी क्या हो गया, अलग हो गया। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जगह से हटा दे और खुद वहां जाकर के बैठ जाए, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से, हियर इन एबव रिएक्शन वी यूज कार्बन और कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर का हमने जो भी रिएक्शन देखा उसमें हमने कार्बन या फिर कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे। कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, जब हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन कर रहे थे या फिर जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे थे उस समय। बट इन स्टेड ऑफ कार्बन और कोक, लेकिन कार्बन और कोक के अलावे हम और भी कुछ रिएक्टिव मेटल्स का यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। किसके लिए, रिडक्शन प्रोसेस के लिए। यहाँ पे कौन कौन सा मेटल का यूज किया जा सकता है, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, इन सब का यूज किया जा सकता है। ठीक है, जब भी इन सब मेटल का हम यूज करेंगे तब हमें कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल पर हावी हो जाता है। मतलब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उससे अपने जगह से हटा देता है। मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को अपने जगह से हटा देता है और खुद वहां जाकर के बैठ जाता है। इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक नोट करिए, इसके बाद कुछ एग्जांपल देते हैं, आप लोग नोट करिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं पहले। हो गया, चलो आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं। मिटा दें, चलो। अब देखना है ना कि किस तरह से रिएक्शन होता है, वही दिखाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देख लेते हैं MnO2 लेते हैं। क्या लेते हैं, MnO2। कौन से फॉर्म में, सॉलिड वाले फॉर्म में है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। देखा गया कि फाइनली यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, ये मार्कर रखने दो पहले। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया Al2O3 का। किसका फॉर्मेशन हो गया, Al2O3 का। और इधर अलग क्या हो गया, मैग्नीज अलग हो गया। और इधर क्या रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ। ये रिएक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन है। आपके लिए एक एग्जाम्पल है, एक क्या एग्जाम्पल है। मैग्नीज का ऑक्साइड था सॉलिड वाले स्टेट में। कौन से स्टेट में, सॉलिड वाले स्टेट में मैग्नीज था। उसका रिएक्शन हमने किससे करवाया, एल्युमिनियम से करवाया। फाइनली हमारे पास क्या बन करके सामने आ गया, Al2O3 बन करके सामने आया और मैग्नीज क्या हो गया, अलग हो गया। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। साथ ही साथ और क्या रिलीज हो गया, और रिलीज हो गया यहाँ पे हीट। यहाँ पर जो आपका मैग्नीज होता है वो लिक्विड वाले स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में, लिक्विड वाले स्टेट में होता है। एक बार फिर से, मैग्नीज का ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्शन किया, फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया, Al2O3 का। मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना, मैग्नीज लिक्विड स्टेट में हमें मिला, और क्या रिलीज हो गया, हीट रिलीज हो गया। बात आता है कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे कैसे हुआ। इस रिएक्शन के दौरान कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, सब कुछ हमें क्या करना है, देखना है। सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि आप लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में बढ़िया तरीके से पढ़ करके यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, याद रखना जो आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो चैप्टर है उसके अंदर एक रिएक्शन पढ़ना, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन।
उसी रिडॉक्स रिएक्शन में सिखाया जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका निकालना x मानो, क्या निकालो, जिसका निकालना है उसको x मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, -2 होता है हमेशा, एक के लिए -2, दो के लिए -4, इक्वल टू जीरो। तो x का कितना हो गया, +4। मतलब मैग्नीज यहाँ +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 में। जो फ्री स्टेट में है उसके लिए 0 होता है। एल्युमिनियम अकेले प्रेजेंट है, 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाह रहे हैं किसके, एल्युमिनियम का, जिसका निकालना है उसको x मानो, 2 गो एल्युमिनियम में 2x होगा, एक ऑक्सीजन के लिए -2, 3 के लिए -6, इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया, 2x का वैल्यू कितना आ गया, +6, x का वैल्यू कितना आ गया, +3। यहाँ पे एल्युमिनियम किसमें, +3 में, ऑक्सीजन किसमें, -2 में। मैग्नीज अकेला है, 0 होगा, अकेला है 0 है, फ्री स्टेट में 0 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इतना अगर आप लोगों ने करना सीख लिया तो सारा काम हो गया। इतना डाटा लिख कर कहीं पर भी दे दिया जाए, इसके बाद सारा का सारा काम आप खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कैलकुलेशन वगैरह हम इरेज कर रहे हैं। चलो आगे चलना। अब देखो कहानी क्या क्या हो गया दोस्त, ये तुम्हारा मैग्नीज था, ये क्या था, मैग्नीज था। मैग्नीज बेचारा कहां से कहां चला गया, +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। हमें कहना चाहिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया। केमिस्ट्री के अंदर जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उसका होगा रिडक्शन, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब यहाँ पे MnO2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया बाबू, रिडक्शन हो गया। केमिस्ट्री के अंदर जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उसका हो जाएगा रिडक्शन, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन वहीं देखो तुम एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के मजे मजे हैं, एल्युमिनियम में क्या है, मजे मजे हैं, ठीक है। एल्युमिनियम पहले 0 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बढ़ के कहां चला गया, +3 में, कहां चला गया, +3 में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बढ़ा है। जहां पर भी केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, वहां पे होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब एल्युमिनियम का हो गया ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जिसका होगा रिडक्शन, जिसका होगा रिडक्शन, वो बनेगा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहां पर जो आपका MnO2 है, जो आपका MnO2 है, ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है तुम्हारा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। उसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अभी आप लोग को पढ़ाया गया था कि ऊपर का जितना भी रिएक्शन था उन सभी में हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे थे, लेकिन हम कुछ और भी रिएक्टिव मेटल का यूज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। उसमें नाम दिया गया था एल्युमिनियम का, सोडियम का, कैल्शियम का। यहाँ पे हमने एल्युमिनियम को लेकर के पूरा कहानी समझना चाहा तो हमें पता चला कि वास्तविक जो आपका एल्युमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है और यहाँ पे कर भी रहा है। एक बार फिर से, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिसका घटेगा रिडक्शन, बढ़ेगा ऑक्सीडेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसका रिडक्शन होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कोई दिक्कत यहां तक, इतना इंफॉर्मेशन हमेशा क्या करना, अपने पास रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब वहां पे रिडक्शन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है बाबू, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक उसी तरह से जिसका व्हाट्सएप लैंग्वेज है, व्हाट्सएप में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह
की तरह बिहेव करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, उसी तरह से जिसका होगा, सॉरी, जिसका होगा रिडक्शन, जिसका होगा रिडक्शन, जिसका होगा रिडक्शन, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बिहेव करेगा। इसके बाद बात आता है ये कैसा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, यहां पे पूछेगा मोर रिएक्टिव मेटल कौन है? एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। तभी तो एल्युमिनियम ने मैग्नीज को उससे उसके जगह से हटाकर खुद वहां जाकर के बैठ गया। यहां पे पूछेगा मोर रिएक्टिव मेटल, क्या पूछेगा? मोर रिएक्टिव मेटल कौन है? एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। उसी तरह से आपसे और क्या पूछ सकता है? और क्या पूछ सकता है? लेस रिएक्टिव मेटल पूछ सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल पूछ सकता है। वो कौन है? मैग्नीज है। एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी हाई था, मैग्नीज का रिएक्टिविटी कम था। यही कारण है कि एल्युमिनियम ने मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां जाकर के बैठ गया। ये आपके लिए पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लो। आगे चलते हैं, चलिए। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और क्लास का लास्ट टॉपिक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम ले लेते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, हम ले लेते हैं Fe2O3। ठीक है, और क्या लेते हैं? एल्युमिनियम ले लेते हैं। ये भी सॉलिड फॉर्म है, ये भी कौन से फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है। यहाँ पे रिएक्शन हो गया और किसका फॉर्मेशन हो गया? Al2O3 का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हो गया? Al2O3 का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आयरन आपका सेपरेट हो गया और क्या रिलीज हो गया? हीट रिलीज हो गया। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा। जब भी Fe2O3 रिएक्शन करेगा किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, तब किसका फॉर्मेशन करेगा? Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा, आयरन का फॉर्मेशन करेगा और हीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे चलो। बात आता है कि यहाँ पर जो हमारा Fe2O3 है, इसका नाम क्या है? बाकी सबका तो नाम पता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, आयरन है, ये एल्युमिनियम खुद ही है। Fe2O3 का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड नाम होता है। या फिर इसी को और क्या कह रहे थे? याद होगा तो हेमेटाइट। क्या कह रहे थे? हेमेटाइट कह रहे थे। ठीक है, एक और था ना, किसका? आयरन का। इसे और क्या कह रहे थे? हेमेटाइट कह रहे थे। यहाँ पर भी सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हमें कहना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों चीजें सेम ही है। कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोले तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आना, कहीं पे तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोले तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आना। दोनों चीजें सेम होता है। हमें यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका निकालना x मानो। 2 को आयरन है, 2x होगा। ऑक्सीजन का -2 3 के लिए -6 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू कितना होगा? +6। x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू कितना हो गया? +3 हो गया। मतलब यहाँ पे आयरन +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 में। एल्युमिनियम फ्री स्टेट में तो 0 होगा। इधर Al2O3 में एल्युमिनियम का निकालना चाह रहे, जिसका निकालना x मानिए। 2 को एल्युमिनियम है, 2x होगा। एक ऑक्सीजन के लिए -2, 3 के लिए -6। x इक्वल टू कितना हो गया? +6। यहाँ पे x इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया? +3। मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम तुम्हारा +3 में, ऑक्सीजन -2 में है। आयरन फ्री स्टेट में 0 होगा, आयरन फ्री स्टेट में 0 होगा। इतना करने के बाद हमने जो भी कैलकुलेशन किया एक्स्ट्रा, इसको हम इरेज कर देते हैं।
इसके बाद आगे का कहानी देख लेते हैं। आगे का कहानी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो हाथ में रखते हैं, चलिए समझिएगा। सबसे पहले देखो आयरन का, आयरन का क्या स्थिति है। आयरन बेचारा +3 से 0 में चला गया, बहुत गरीब हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, घट गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बाबू, घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर घट गया मतलब इसका हो गया रिडक्शन, इसका क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बात कर लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का तो बल्ले बल्ले है, 0 से कहाँ चला गया, +3, 0 से कहाँ चला गया, +3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया बाबू, क्या हो गया दोस्त, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसका होगा ऑक्सीडेशन, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, RA से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, RA से लिखा जाता है ऐसे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। चलो पूरा ही लिख देते हैं भाई। यहाँ पे एल्युमिनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। उसी तरह से किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसका होगा रिडक्शन, वो बिहेव करेगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। यहाँ पर ही पूछ सकता है आपको कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर ही पूछ सकता है मोर रिएक्टिव मेटल। क्या पूछ सकता है, मोर रिएक्टिव मेटल्स। किसका नाम आएगा, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का। इसके बाद पूछ सकता है लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल्स। किसका नाम आएगा, आयरन का। किसका नाम आएगा, आयरन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। जो आपका एल्युमिनियम था उसका रिएक्टिविटी ज्यादा था, किससे, आयरन से, तभी तो एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसके जगह पे जाकर के बैठ गया। एक बार फिर से, एल्युमिनियम का जो रिएक्शन करने का क्षमता है वो आयरन से ज्यादा है। यही कारण है कि जो आपका एल्युमिनियम है वो आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह पे जाकर खुद बैठ गया, मतलब आयरन को उसके जगह से हटा दिया और खुद वहां पे जाकर के बैठ गया। एक बार फिर से, एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी ज्यादा है, किससे, आयरन से। यही कारण है कि एल्युमिनियम क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां जाकर के बैठ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो तुम्हारा रिएक्शन होता है इसे कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। इसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में पूछा भी है, कई बार पूछ भी सकता है। थर्मिट रिएक्शन इसे कहा जाता है, ठीक है। देखो थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, Fe2O3 with aluminium is used to join the railway track, is used to join the railway track. Fe2O3 with aluminium is used to join the railway track as well as cracks of the some machinery part, ये जो तुम्हारा Fe2O3 है ये एल्युमिनियम के साथ मिलकर के क्या करता है, रेलवे ट्रैक को जोड़ता है। रेलवे ट्रैक को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। साथ ही साथ ये और किसको रिपेयर करने का काम करता है, साथ ही साथ ये और किसको ज्वाइन करने का काम करता है, क्रैक का, जो किसमें आ जाता है, कई बार कुछ मशीनरी पार्ट्स के अंदर आ जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एंड हेंस this reaction is known as thermit reaction,
ये डेफिनेशन हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पूछेगा थर्मिट रिएक्शन किसको ज्वाइन करता है, रेलवे ट्रैक को आपस में ज्वाइन करता है, साथ ही साथ क्रैक्स को आपस में ज्वाइन करता है, जो कहाँ आ जाता है, कई बार मशीनरी पार्ट्स के अंदर आ जाता है। इसके बाद पूछेगा थर्मिट रिएक्शन का इक्वेशन लिख करके दिखाइए, ये इतना लिख करके चले आना है। इसके बाद पूछेगा इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है। अब तक तो याद हो गया होगा एल्युमिनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे Fe2O3 किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इससे ज्यादा यहाँ पे आपको कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ तक नोट करिए। बाकी का अगले क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। नोट कर लेना।